केमिकल स्टॉक की अगर बात करें किस तरह से आजकल उनमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है हम सभी ने देखा। हम बात करें केमिकल स्टॉक की बात करें या फिर हम बात करें ओवरऑल मार्केट के ऊपर तो हम डेली बात करते ही हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे बालाजी अमाइन के ऊपर बात करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से इसका नाम निकल के आता है। साथ ही में अगर हम ये देखें कुछ दिनों से इसमें अच्छी खासी से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। एक रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो लोग इस कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें जल्दी से क्विकली में समझा देते हैं कंपनी क्या है और कितनी स्ट्रांग है और क्या कंपनी काम है। कंपनी जो फॉर्म हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 में कंपनी फॉर्म हुई थी। और कंपनी किस बिजनेस में इंगेज्ड है या फिर मैन्युफैक्चर कर दिया मेथाइलमाइन। ये अमाइन की अगर बात करें जैसे कि इनका नाम है मेथाइलमाइन, एथाइलमाइन, ये सारे कंपनी काम करती है। और ये जो भी इनके प्रोडक्ट हैं ये अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ के नाम लेने की कोशिश करें, फार्मा की बात करें, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की बात करें या फिर कुछ और भी आगे हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करें एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एलिफेटिक एमाइन में। एमाइन तो इसका काम है, उसके अंदर भी एक जो लीडिंग है जिसके अंदर इनकी अच्छी पकड़ है वो है एलिफेटिक एमाइन। उसके साथ ही अगर हम बात करें महाराष्ट्र में इनका जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या फिर आप जिसे यूनिट कह सकते हो लोकेटेड है। एंड उसके बाद अगर हम उसके आगे बात समझने की कोशिश करें कि जो इनकी प्रेजेंस है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबल लेवल पे है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी सिर्फ इंडिया से बिजनेस नहीं करती है, रेवेन्यू नहीं कमाती है, ग्लोबल लेवल से करती है। कुछ कंट्रीज़ के नाम आप यहाँ पढ़ सकते हैं जैसे कि यूके, यूएसए, लैटिन अमेरिका, कनाडा, इजराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे, ओमान, जर्मनी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ ईजिली देख सकते हैं। और जो इनके प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि हमने देखा एमाइन हो गया, एलिफेटिक एमाइन हो गया या फिर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे जो चीज़ें बनाते हैं बाकी इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं, मतलब वहाँ यूज़ होते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री आप इजीली यहाँ देख पा रहे होंगे। फार्मा सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है जहाँ से इनको रेवेन्यू निकल के आता है 51%। उसके बाद पेंट्स एंड रेजिन्स, उसके बाद ऑयल एंड गैस, वाटर ट्रीटमेंट एंड उसके बाद जितने भी आप यहाँ देख सकते हो एग्रोकेमिकल की बात करें, एनिमल फीड्स की बात करें, रबर, क्लीनिंग केमिकल्स, डाइस एंड टेक्सटाइल, हर इंडस्ट्री में इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू निकल के आता है इस कंपनी के लिए फार्मा से, और उसके बाद जो निकल के आता है पेंट एंड रेजिन से। तो वहाँ से और बाकी चीज़ों को आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये है कंपनी, यानी कंपनी के प्रोडक्ट हर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। इंडस्ट्री के वाइज भी अगर बात करें कौन सी कंपनियाँ यूज़ करती है आप यहाँ देख सकते हो। एमाइन की अगर हम बात करें, जो एमाइन यूज़ करती है ये है वो सेगमेंट जिसे आप देख सकते हो। ये सारी कंपनी हो सकता है आप इनमें से जानते हो, जैसे कि जुबिलेंट लाइफ साइंस की बात करें, सिप्ला की बात करें, कोरोमंडल की बात करें, ल्यूपिन की बात करें या फिर डॉक्टर रेड्डी की। ये बड़ी बड़ी कंपनी इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। एमाइन डेरिवेटिव्स की बात करें जहाँ से इनको जो इनका सेकेंड सेगमेंट है, एक तो एमाइन है, दूसरा एमाइन डेरिवेटिव्स है, थर्ड है स्पेशलिटी, जो स्पेशलिटी है अदर केमिकल जो बनाते हैं। तो ये हैं जो इनके एमाइन को यूज़ करते हैं। नेटको फार्मा, सन फार्मा एंड उसके बाद वेंकीज, ग्रेन्यूल्स, आर्थी ड्रग्स, इप्का लैब, ये सारे इनके एमाइन डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं। और थर्ड जो कैटेगरी है इनकी स्पेशलिटी केमिकल की अगर हम बात करें तो ये ऑयल एंड गैस में यूज़ होता है। गेल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। दीपक नाइट्रेट, जाइडस, ये सारे नाम आप जानते हो। तो कुल मिला के आप समझ सकते हो जो बेहतरीन कंपनी जिसे आप कहते हैं वो भी इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, इसलिए कंपनी स्पेशल हो जाती है। कंपनी का बिजनेस समझ में आ गया, कंपनी के क्लाइंट समझ में आ गए, कंपनी किन देशों में काम करती है आपके सामने पूरी लिस्ट है। यूके, यूएसए, आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के कंपनी का जो रेवेन्यू आता है ओवरऑल वर्ड से आता है एक चीज़। और वही अगर हम बात करें FY21 की बात करें, ओवरऑल रफली बात करें 15% जो रेवेन्यू आया है वो टोटल का 15% आया एक्सपोर्ट से। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बाकी जो है इंडियन मार्केट से आया। अब बात करते हैं इन सब के बाद अभी क्या चल रहा है। अभी हमें इसमें कुछ केमिकल स्टॉक में एक करेक्शन दिख रहा है, प्लस मार्केट में भी चल रहा है। उसके पीछे का रीज़न समझते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी जो एनालिस्ट है बाई की रेटिंग दे रहे 82% एंड जो सेल की दे रहे 14 के आसपास, होल्ड की दे रहे 4 के आसपास। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपना डिसीजन बनाना है, या फिर एडवाइज़र से पूछना है, कंसल्टेंट से पूछना है जिससे आप कंसल्ट करते हैं, या फिर आप अगर खुद की रिसर्च करते हैं तो अच्छे से करनी है। इसके वैल्यूएशन क्या बोल रहे हैं एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री की पी चल रही 52 और इसका कंसोलिडेटेड पी जो चल रहा है फिर रफली बात करें 42 के आसपास। और EPS तो शानदार है इसका 91 प्लस है। डिविडेंड यील्ड 0.10 के आसपास है। और आज की जो डिलीवरी हुई है 60% प्लस हुई है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जानना ज़रूरी हो सकता है। तो कुल मिला के इसके वैल्यूएशन भी अभी ठीक दिखाई पड़ रहे हैं एंड इसका काम भी अच्छा है। रिटर्न आप देख सकते हो एक साल में 360% के रिटर्न, इट्स ग्रेट। 2 साल की बात करें 1000 प्लस के रिटर्न, रफली बात करें 1100 के आसपास, तो इसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो 3 ईयर की। तो कुल मिला के 3 साल
2 साल, 1 साल, कभी भी इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को निराश नहीं किया, इवन खुश ही किया है। ये तब है जब ये अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, उसके बाद ये रिटर्न दिखाई पड़ रहा है, अदरवाइज ये रिटर्न थोड़ा और भी ज़्यादा थे। आगे समझने की कोशिश करते हैं इन रिटर्न को कौन ड्राइव कर रहा है, इसके नंबर ड्राइव कर रहे हैं। सेल्स आप देख सकते हो सितंबर से लेकर जून के बीच में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बने हुए, आप इसे ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हो, नीचे नंबर भी लिखे हुए हैं। आगे अगर आप बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, 74 से ये हो चुका है 143 के आसपास, तो चारों क्वार्टर में अच्छे जंप है। और नेट प्रॉफिट की बात करें उसमें भी 46 से ये हो चुका है 90 के आसपास, तो क्वार्टरली पे कोई भी वीकनेस नहीं है। ईयरली पे है क्या, अगर हम 18 की बात करें 2018 858 के आसपास था, और अभी हो चुका है अगर हम बात करें मार्च 21 में 1308 के आसपास, तो इसे क्या कहेंगे आप, बेहतरीन कह सकते हो, कोई भी वीकनेस बिल्कुल नहीं है। साथ ही मैं प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 182 से हो चुका है 4 सालों में 373, और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 113 से 238 के आसपास। कहीं भी ये इसके नंबर्स में या फिर इसके बिजनेस मॉडल में या फिर रिटर्न में कोई वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है। अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ कैसी रही है, सेल्स और इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है। 5 साल की अगर हम बात करें 14% सेल्स ग्रोथ, वही अगर हम बात करें यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, वो अगर 3 साल की बात करें 13 के आसपास, 1 साल में 34, तो सेल्स ग्रोथ एक काफ़ी अच्छे से कह सकते हो। साथ ही में प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 30, 27 एंड 104, तो यहाँ पर भी आप कोई नहीं कहेंगे कि ये नंबर अच्छे नहीं है। साथ ही में अगर बात कोशिश करें इसको समझने की ROE ROC, ये भी आपको काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। इसका ROE इस साल का जो रहा 1 साल का 30 के आसपास है, ROC की बात की 38, जो पहले था 31, 30, तो कुल मिला के एक अच्छी खासी जगह पे इस कंपनी के रेशियोज़ हैं या फिर कंपनी पोजीशन करती है एज ऑफ नाउ। आगे समझते हैं, डेट भी 0 है, कैश भी कंपनी के पास अवेलेबल है, तो कोई वीकनेस अब तक आपको दिखाई नहीं पड़ी होगी। आगे समझते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं, दिसंबर में जो थे प्रमोटर के पास 53 प्लस थे, एंड सितंबर 21 की बात करें इसमें तो 53 प्लस है, तो उन्होंने तो हाथ लगाया नहीं है। एफआईएस की बात करें 1.64 थे, रफली बात करें 0.2% के आसपास दिसंबर में, और अभी कितने हो चुके हैं सितंबर 4 के आसपास, तो कौन खरीद रहा है धीरे धीरे आपके सामने है। डीआईएस की बात करें 0.37 था, अभी हो चुका है 0.48 के आसपास, तो धीरे से इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। बाकी पब्लिक का तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट खूब बना हुआ है इस कंपनी में, आप यहाँ देख पाएंगे 44 प्लस से अभी 41 के आसपास है। कुल मिला के कंपनी में सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है प्रमोटर, उसके बाद पब्लिक की, एंड जो उसके बाद डेट फ्री तो कंपनी है ही, एक प्लेजिंग भी बिल्कुल नहीं है, प्लेजिंग भी 0 है, ये हमारे लिए और अच्छी बात हो जाती है। नाउ समझते हैं इस सबके बाद शेयर गिर क्यों रहा है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट तो हम कवर करेंगे। कोई भी कंपनी अगर बढ़ती है, कोई भी कंपनी आगे काम करती है, तो 2 ही रीज़न की वजह से चलती है। यही बात हुई थी हमारी IRCTC में, जब हम IRCTC का वीडियो बनाए थे 2 दिन पहले, उसमें हमारी क्या बात हुई थी, या तो उसकी अर्निंग पास्ट की, करंट की एंड अर्निंग विजिबिलिटी वो कैसी है, और उसके बाद उन अर्निंग के बेसिस पे वैल्यूएशन क्या बोल रहा है। कई बार क्या होता है, कंपनी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हो जाते हैं, डिसकम्फर्ट हो जाता है। एक चीज़ ये रह जाती है, फिर चाहे मार्केट की बात करें या फिर किसी स्टॉक की बात करें, या वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से शॉर्ट टर्म में काफ़ी दूर चले जाते हैं। कुछ वैसा ही इसमें हुआ है, यानी शेयर के जो रिजल्ट थे इस कंपनी की अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर में अच्छे थे, लेकिन जिस तरह से इस क्वार्टर में जिस तरह से मैक्सिमम कंपनीज की बात करें रिजल्ट वीक हमें दिखाई पड़ रहा है। साथ ही में अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें, फिर चाहे हम नवीन की बात करें, नवीन फ्लोरिन या किसी और की बात करें, सभी में हमें वीकनेस दिखाई पड़ रही। तो एक रीज़न तो ये है, मार्केट ने इससे पहले काफ़ी अच्छी इसमें रैली दिखा दी है, इन्वेस्टर ने अब सीधा प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया। एक रीज़न ये है जस्ट बिफोर द रिजल्ट कि रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, वीक हो सकता है, तो सेफ चलने के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग एक तो ये चल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा वैल्यूएशन भी अपने ठीक ठाक लेवल पे आ जाएंगे, एक रीज़न। दूसरा एक रीज़न है कि रिसेंट में इनके प्लांट है उसमें कुछ ब्रेक डाउन हुआ है, एक न्यूज़ वो भी निकल के आई थी उसके प्लांट में कि इस ब्रेक डाउन हुआ है, तो उसके बाद भी थोड़ा सा इम्पैक्ट ये पड़ा है। तीसरा जो एक 2 दिन पहले जब हमने दीपक नाइट्रेट को गिरते हुए देखा, अच्छा खासा क्रैक हुआ है 2 दिन में, उसके पीछे का रीज़न जो आपने देखा होगा, गवर्नमेंट जो इम्पोर्ट के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी हटाई है ये सारी चीज़ों के ऊपर, वहाँ से 3 रीज़न के वजह से, ये 3 सच बताइए, एक 3 बहाने हैं स्टॉक को गिरने के। ये सिर्फ एक रीज़न होता है, एक है अर्निंग विजिबिलिटी,
मार्केट थोड़ा सा जान रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा अर्निंग वीक हो सकते हैं और यहाँ से थोड़ा सा ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से भी काफ़ी ऊपर चला गया था, इसलिए थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि शेयर ही में करेक्ट हो रहा है, ये स्टॉक पर्टिकुलरली करेक्ट हो रहा है और मार्केट से बढ़ रहा है। ओवरऑल हमें मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। स्पेशली अगर हम बात करें मिड कैप, 2% 2 दिन टूटा है और उसके बाद धीरे धीरे 0.5% तो वो अलग बात है। इस वीक 5 दिन में सिर्फ मिड कैप टूटे हैं, तो रीज़न ये भी रहे। तो 3 रीज़न तो आप थियोरेटिकल आप समझ गए। एक तो गवर्नमेंट का इंपोर्ट ड्यूटी वाला, दूसरा अगर हम बात करें इनके जो प्लान में ब्रेकडाउन हुआ है, और थर्ड बात करें अर्निंग विजिबिलिटी थोड़ी सी वीक दिखाई पड़ रही है इस बार के। वो तो कैसे आते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मार्केट पहले से कुछ सोच के बैठा हुआ है। और चौथा सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, इतनी अच्छी रैली के बाद इसमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ये एक रीज़न है। वीकली का चार्ट आपके सामने लगा है। अब इसको फर्दर हम समझने की कोशिश करें। अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, प्लस प्रोसेस भी मिल जाएगा, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। एंड अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए वीकली में इसमें हुआ क्या, ज़रा ये आप देख सकते हैं 2020 से शेयर इस तरह से कभी करेक्ट हुआ ही नहीं था। और जब भी ये करेक्ट होता था वीकली के टाइम में, आप यहाँ देख सकते हो अपने इस तरह जो ये लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन के रिस्पेक्ट करता था। और ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 20 डे या फिर 20 डे EMA 20 वीक EMA उसी के आसपास सपोर्ट लेता था, वहीं से बाउंस बैक कर जाता था। लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब ये समझ लेते हैं कि कितना और ये शेयर गिर सकता है। इसको समझने के लिए हम वनडे पे चलते हैं। वनडे का चार्ट आपके सामने ओपन है और आप यहाँ देख सकते हो इतनी अच्छी रैली देने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीटली वन साइड आई। कुछ टाइम्स ने संभालने की कोशिश की, लेकिन पिछले 3 दिनों से जैसे जैसे निफ्टी ब्रेक हो रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे आ रहा है, 18,050 के आसपास आ चुका है, तो इस शेयर में भी करेक्शन बिल्कुल पॉसिबिलिटी उसकी हाई थी और वैसा ही होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब क्या, शेयर आपने देखा, बिजनेस मॉडल आपने देखा, एंड उसके जो नंबर्स हैं वो आपने देखे, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ी। तो ऐसे में क्या है, जिस लेवल के आसपास अभी हमें दिखाई पड़ा है 3,500 के आसपास, ये अपने बिल्कुल पहले सपोर्ट के आसपास आ चुका है। पहला सपोर्ट यही है, जिनके पास है उन्हें तो बस होल्ड करना है। क्या जब हमने देखा 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में जब हमने इस तरह के रिटर्न देखे, क्या उसके बीच में करेक्शन नहीं आए होंगे? क्या निफ्टी करेक्ट नहीं हुआ होगा? बिल्कुल होगा, सारी चीज़ें हुई होंगी। क्या उसके बीच में रिजल्ट नहीं आए होंगे? सब कुछ हुआ होगा। तो लॉन्ग रन में डेफिनेटली ये आपको अच्छा रिटर्न देगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं इस कंपनी में। तो ये तो उनके लिए हो गए। शॉर्ट रन की बात करें, इनको फ्रेश बाइंग करनी या फिर एवरेजिंग करनी या फिर सपोर्ट ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर रुक सकता है। तो पहला जो हमें दिखाई पड़ा 35 के आसपास ही दिखाई पड़ रहा है, 3,500 के आसपास। ऐसे में उसके बाद दूसरा जो सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है 3,250। तो कुल मिलाकर अगर 250 के आसपास से आपको मिल जाता है या फिर करंट लेवल के आसपास भी, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन अभी या फिर काफ़ी अच्छे अभी प्राइस पे मिल रहा है। कुछ दिनों पहले हमें कभी ये 5,000 से भी ऊपर मिल रहा था। अभी आप समझ सकते हो 5,000 का शेयर थोड़ा अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। तो आप इन लेवल के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। 3,500, 3,250 इन लेवल के ऊपर हमें नज़र होनी चाहिए। साथ ही में अगर हम RSI के ऊपर भी नज़र डालें तो आप देख पाओगे 20 के आसपास हो चुके हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं। इसकी बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी यहाँ से काफ़ी हाई हो चुकी है। एक रीज़न ये भी है इसका। प्लस जो मार्केट पहले से अनुमान लगा रहा था वो मार्केट ने पहले ही फैक्टर इन कर लिए। अब ऐसे में क्या हो सकता है, जब तक रिजल्ट ना आए, ये हो सकता है कंसोलिडेट करे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ऐसा नहीं कि 10% और गिर जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी अब थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रही है। वो चीज़ें पहले ही फैक्टर इन हो चुकी है। हो सकता है ये वेट करे, रिजल्ट का वेट कर, रिजल्ट किस तरह से रहते हैं उसके बाद ही भी कोई इसमें मोमेंटम आया, तब तक कुछ यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन शुरू हो जाएगा इन लेवल के आसपास, जो 2 हमने जस्ट डिस्कस किया। तो इन लेवल के ऊपर हमें नज़र होना काफ़ी ज़रूरी है। जिस लेवल के आसपास आ गया है एंड यहाँ से हमें अगर 3,000, 3,250, 3,500 के आसपास तो है, ये एक बेस्ट बाय है इसके बाइंग के या फिर एवरेजिंग के लिए। लेकिन फॉलिंग नाइफ में अभी एज ऑफ नाउ फॉलिंग नाइफ का काम कर रहा है, थोड़ा सेटलमेंट होने देते हैं। ऑल्दो इसमें रिवर्सल की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो चुकी है यहाँ से, बट रिजल्ट आने देते हैं, थोड़ा सा रिवर्सल का वेट करते हैं और उसके बाद वॉल्यूम में भी कुछ इंक्रीमेंट होते हुए अगर हमें दिखता है तो इसमें फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, आपने देखा। बस शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ये हिकअप है और जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी अगर नेक्स्ट वीक से मूवमेंट शुरू करता है तो हमें मार्केट में भी वापस से अप ट्रेंड शुरू होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसलिए ये शेयर हमारे फोकस पर रहना चाहिए। लेकिन रिजल्ट सामने है, उस चीज़ को हमें बिल्कुल नहीं भूलना। कब आता है ट्रैक करना अगर आपके पास है तो। इस वीडियो में इतना ही। रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोस हम डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। और एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको यूजफुल लगता है तो। थैंक यू सो मच।